मैं एज असिस्टेंट काम किया हूँ, फिर एज ए गोस्ट राइटर काम किया हूँ, फिर राइटर बना, फिर डायरेक्टर बना। इट्स अ लॉन्ग 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 जर्नी। फरदीन का जो रोल है वो मैं चाहता था कि सैफ अली खान करे। बिगनिंग के अंदर जो मैंने कहानी लिखी थी, अनिल जी का कैरेक्टर नहीं था, फिर मैंने बैठ के कैरेक्टर बनाया। वो सलमान भाई के साथ आपका रिश्ता भी बहुत प्यारा है ना। वो कुछ अजीब है यार, उनके जैसा दूसरा कोई नहीं करता। जो लड़की को मैंने देखा तो चौंका, उसकी आंखें इतनी बड़ी थी। जब आदमी एक्टिंग ठीक नहीं करता ना तो मेरा कैमरा थोड़ा दूर होते जाता है। एक ये एक्शन थ्रिलर मैंने बनाया था, तो ये फिल्म रिलीज नहीं हो पाई किसी वजह से, फाइनेंशियल क्राइसिस व्हाटएवर। तुम जो है कुछ काम क्यों नहीं कर रहे हो? तो मैंने बोला यार काम तो मैं करता रहूंगा, लेकिन इस इंसान के साथ बैठना और सीखना ये शायद मौका मुझे कभी नहीं मिलेगा। तो अगर आज की तारीख में अगर आप मुझे बोलें मुझे नो एंट्री या वेलकम ही बनानी है, तो शायद मैं बहुत अलग तरीके से बनाऊंगा। नवाज भाई ने उस तरह की फिल्में भी की, मतलब वो जितना भी काम था उनका ऐसे ही हम देखते रहे यार कितना अच्छा है। थोड़ा नीचे बोल बोल के कितना नीचे लेके आ गया। अपने आप को ही बोलते कंट्रोल उदय, वो बहुत अलग लगा, बहुत नया लगा। जब मैंने डिसाइड किया कि इन्हें मैं वेलकम में लूंगा, तो काफ़ी लोगों को ऐसा लग रहा था कि यार रंजीत भाई नाना जी तो बहुत बड़े एक्टर है, लेकिन क्या ये कॉमेडी। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ सैमसंग गैलेक्सी बुक फॉर सीरीज प्रेजेंट द बॉम्बे ड्रीम विद मुकेश छाबड़ा। ये एक ऐसा शो है जहाँ मैं बहुत सारे डायरेक्टर को आपके सामने लेकर आता हूँ, उनसे कास्टिंग के बारे में बात करता हूँ, उनकी फिल्म के बारे में बात करता हूँ और उनका प्रोसेस जानने की कोशिश करता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड द बॉम्बे ड्रीम विद मुकेश छाबड़ा। आज जो डायरेक्टर आपके सामने मैं लेकर आया हूँ वो एक ऐसे डायरेक्टर हैं जिन्होंने हमारा बचपन, हमारा कॉलेज, सबको इतना एंटरटेन किया, हम सब लोगों को मिल के। अगर आपको नो एंट्री याद हो या वेलकम याद हो, भूल भुलैया 2 याद हो और आने वाली भूल भुलैया 3, ये सब उन्होंने बनाई है और हमको इतना एंटरटेन किया है कि उनके एंटरटेनमेंट के बगैर शायद बॉलीवुड अधूरा है। तो चलिए वेलकम करते हैं अनीत बादमी सर का। अनिल भाई थैंक यू वेरी मच। आपने इतना बड़ा बड़ा शूट के छोटे से शूट के लिए हाँ करने के लिए थैंक यू वेरी मच। नहीं मतलब आप, मैं ऐसा आपको बोलता नहीं हूँ, लेकिन क्योंकि आपको मिलता हूँ ऑफिस में तो मैं फटाफट मीटिंग करके चला जाता हूँ, आप भी बिजी होते हो, लेकिन एक्चुअल में आपसे पहली बार 1 घंटा बात हो गया, ऐसा मुझे लग रहा है। बिल्कुल सही बात है। मैं आप जब भी आपसे टुकड़े टुकड़े में बात करता हूँ ना, मैं जो भी एक्टर आपको दिखाता हूँ बोलता है मेरे साथ ये मेरे साथ था उसमें, इतने सारे लोगों के साथ आपने काम किया, ये मेरे साथ था, मेरे साथ था। आपके खुद का बचपन और वो जर्नी क्या है किसी को नहीं मालूम, मुझे यार बिल्कुल सिंपल सी रही है। मतलब मैं बॉम्बे में काफ़ी वो जो जगहें हैं टाउन में, सारी टाउन में हर जगह मैं रहा हूँ, और उजरा मोहल्ला, टेमकर मोहल्ला, जामनी मोहल्ला, नल बाज़ार, इस एरिया में मेरा सारा बचपन गुजरा। और वहाँ से फिर मैंने काफ़ी और जगहें, मालवनी, विले पार्ले, डीएन नगर, ऐसे काफ़ी चेंज किए घर। और फिर फाइनली पूरा बम्बई आपको पता है? या एवरीथिंग, क्योंकि मतलब बहुत जगह शिफ्ट किया है मैंने, बहुत लोगों से मिला हूँ। तो आपने स्टार्ट एज असिस्टेंट, एज इंटर्न, एज कहाँ से शुरुआत करी थी? नहीं, स्टार्ट तो मेरा बहुत छोटा सा था, जूनियर आर्टिस्ट के तौर पे, और उसके बाद फिर मैं साउंड में चला गया था, 1-2 फिल्मों में छोटा मोटा कुछ काम भी किया था, फिर मैं एडिटिंग में चला गया था, फिर मैं आर्ट डिपार्टमेंट में था। तो मैंने काफ़ी, कोई डिपार्टमेंट छोड़ा नहीं आपने? हाँ, काफ़ी काम मुझे करने पड़े। एंड चलिए उसका फ़ायदा थोड़ा ये हुआ है कि अब जाकर पता लगता है कि भाई वो बेवजह नहीं था, कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस हर जगह से मिला है। तो आज मैं जब फिल्में बनाता हूँ तो वो जो सारे काम मैंने किए हैं आर्ट डिपार्टमेंट में, एडिटिंग में, साउंड में, वो सारे काम आते हैं। और उसके बाद देन आई वाज असिस्टेंट विद राज कपूर साहब एंड सो मेनी अदर डायरेक्टर्स। आई थिंक 10-12 डायरेक्टर के साथ मैं एज असिस्टेंट काम किया हूँ, फिर एज ए गोस्ट राइटर काम किया हूँ, फिर राइटर बना, फिर डायरेक्टर बना। इट्स अ लॉन्ग 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 जर्नी। पर आपने राज कपूर साहब के साथ काम किया है, मतलब इमेजिन करो कि जिनके साथ दुनिया मतलब सब सपने देखते हैं, आपने उनके साथ लिटरली असिस्ट किया है। या वो हमको भी अभी भी सपना लगता है कि 4 साल साथ में काम करने के बाद भी जब उनके साथ बैठते थे तो ऐसा लगता था कि यार ये इतना लंबा सपना कैसे हो गया जो 4 साल चल रहा है। पर उनके साथ काम करना ड्रीम ही था। और फिर राइटिंग में बैक टू बैक आपने फिर फिल्में लिखना शुरू कर? जी, मैंने बाद में काफ़ी फिल्में लिखी मैंने। आपकी शुरू की 2-3 खुद की फेवरेट कौन सी फिल्म है? 2-3 में बहुत कम हो जाएगा, इसलिए कि मैं जब गिनाना शुरू करता हूँ तो मुझे लगता है ये भी फेवरेट है, ये भी फेवरेट है। नहीं, मेरी पहली ही फिल्म जो मैंने लिखी थी स्वर्ग, राजेश खन्ना, गोविंदा साहब, राजेश खन्ना साहब, गोविंदा और जो ये लोग थे, और अच्छा खूबसूरत फिल्म थी, डेविड की फिल्म थी, डेविड धवन की फर्स्ट पिक्चर, बहुत बड़ी हिट हुई थी वो फिल्म, बहुत बड़ी पिक्चर। उसके बाद मैंने एक फिल्म लिखी थी प्रतिबंध, फिर मैंने लिखी थी आँखें, बोल रहा था बोल, शोला और शबनम, राजा बाबू, दीवाना मस्ताना, आई डोंट रिमेंबर, लेकिन ये सारी फिल्में जो है मेरे बड़े दिल के करीब है। एंड बहुत गोविंदा के साथ आपकी फिल्में, गोविंदा के साथ मैंने करीबन 7-8-10 फिल्में लिखी होंगी।
आई थिंक आप डेविड धवन ये सब जोड़ी उस जी, वक्त जी, बहुत जी, सारी जी, फिल्में आपने जी। बैक टू बैक लेके आना। पर आपने जो खुद पहली पिक्चर बनाई थी वो कैसे सेटअप हुआ पूरा फिल्म पहला? यार मतलब मेरे एक दोस्त हैं स्वीटी, यहीं पे रहते हैं, शबनम कपूर जो हैं उनके, तो उन्होंने बोला कि डायरेक्ट करना है। दोस्ती थी मेरी, बहुत मिलता जुलता था, तो आई वॉज नॉट वेरी सीरियस कि मुझे करना है, इसलिए कि बहुत अच्छा काम मेरा चल रहा है राइटिंग का। और मेरे सारे जो दोस्त हैं डायरेक्टर्स, उन्होंने भी कहा हुआ था कि नहीं सर, डायरेक्टर्स तो बहुत है, राइटर्स बहुत कम है, एंड क्यों आप अब ये सब करना चाहते हो। उसके अलावा मेरे एक दो दोस्त जो थे वो बहुत प्यार भी करते थे, उन्होंने मुझे एक लंबी चौड़ी लिस्ट भी दी थी। तो मैंने बोला किस चीज़ की ये लिस्ट है? बोले ये वो 135 राइटर्स हैं जो डायरेक्टर बने और उनका पूरा कैरियर ख़त्म हो गया। तो मैंने जब पढ़ा तो उसमें बड़े मशहूर बड़े बड़े नाम थे जिन्होंने बहुत ही शानदार फिल्में लिखी थी। तो नेचुरली थोड़ा आपको डरा रहे थे कि आपको मोटिवेट कर डरा रहे थे? दोनों चीज़ें थी। वो चाहते भी थे कि यार मैं उनकी फिल्में लिखता रहूँ ऐसे, और थोड़ा वो कॉन्शियस भी थे कि यार पता नहीं अनीस डायरेक्ट कर पाएगा नहीं कर पाएगा। और उनको मैंने उतना कभी पता नहीं था कि आई वॉज ऑलवेज वांटेड टू बिकम अ डायरेक्टर, एंड मैंने बहुत लोगों के साथ ऐसे डायरेक्शन में काम भी किया हुआ था। तो ये राइटिंग तो जो है मेरी शॉर्टकट थी कि चलो भाई एक थोड़ी सी पहचान बनेगी, 2-4-5 फिल्में लिखूँगा। बट इसको आप किस्मत कहिए कि वो जो फिल्में लिखनी शुरू की तो 10-12-15-20 फिल्में जो है वो गोल्डन जुबली, उस ज़माने में बहुत बड़ी बात होती थी कि गोल्डन जुबली होती थी फिल्में, डायमंड जुबलीज होती थी। तो ऐसी सब फिल्में लिखता चला गया और बहुत सहूलत थी और सब कुछ था। तो मेरा भी वो जो सिलसिला मैंने सोचा था 4-5 फिल्मों तक महदूद रखूँगा, वो बहुत लंबा हो गया। एंड उसके बाद जो है फिर ये स्वीटी मेरे दोस्त थे, तो उन्होंने बोला चलो भाई फिल्म बनाते हैं, ये करते हैं। तो मैंने हाँ ठीक है। तो ऐसी मस्ती मजाक में शुरू हुआ था, एंड फिर वो फिल्म शुरू हो गई, सब कुछ हो गया तो बना दी फिल्म। कौन सी वाली फिल्म थी आपकी? हलचल। हलचल। अजय देवगन आई थिंक उसके बाद and- हमने बैक टू बैक अजय भाई का था 3 फिल्में ऐसा लगातार कुछ किया था। हाँ मैंने काफ़ी फिल्में उनकी तरह की। उसके बाद मैंने प्यार तो होना ही था बनाई थी, एंड फिर वो मैंने बनाई थी दीवानगी। तो प्यार तो होना था एक तरह से आप कह सकते हैं कि अजय की फर्स्ट रोमांटिक फिल्म थी जिसमें पूरा, और उसके अलावा फिर अजय ने कभी भी मतलब ग्रे कैरेक्टर्स में ज़्यादा काम नहीं किया था। तो वो पहली फिल्म थी दीवानगी जिसमें स्प्लिट पर्सनैलिटी का रोल था उनका। तो मैंने 3-4 फिल्में बनाई अजय के साथ। उसके बाद फिर आपने हमेशा, फिर तो आप रुके ही नहीं उसके बैक टू बैक। अभी शायद कितना फिल्में हो गया आपको? मेरे लिए 40 से ऊपर हो गया पूरा, मतलब राइटिंग एंड डायरेक्शन तो मोर देन बहुत 50 मोर देन 50। मोर देन 50। इमेजिन करो अनिल भाई, हमारे कॉलेज दुनिया सबका मतलब जिसने नोएंटी नहीं देखी, आई डोंट थिंक सो ही डिजर्व टू बी इन बॉलीवुड और बी इवन वाचिंग ऐसा, क्योंकि हर आदमी को और आपने जैसा काम अनिल कपूर से, फरदीन खान से, और जैसा आपने वेलकम में नाना पाटेकर से काम करें, ये सब कैसे आइडियाज आते हैं? नो एंट्री के बारे में मुझे बताओ, क्योंकि ऐसी फिल्म है जो मुझे लगता है हर आदमी ने, ऐसा कोई भी आदमी नहीं नो एंट्री नहीं देखी और बार बार रिपीट पे देखे। टीवी पे आती है, जहाँ से लगा दो वहाँ से चालू। नहीं, नो एंट्री में जैसे अपने फरदीन का जो रोल है वो मैं चाहता था कि सैफ अली खान करें, अच्छा काम करते हैं। तो गए, तो फिर उनको लगा कि नहीं यार ये रोल नहीं, मुझे ये करना चाहिए, तो मतलब किशन का रोल। एंड अनिल जी वो कि यार मुझे बस पिक्चर ये अच्छी बननी चाहिए। तो 1 मिनट में वो रेडी हो गए कि एक काम करता, नहीं सर ये रोल इनको दे देते हैं, मैं कुछ और। मैंने बोला नहीं सर ये रोल, क्योंकि मुझे लग रहा था कि वो रोल उनके लिए बेहतरीन है और ये रोल जो है सैफ के लिए बहुत अच्छा रहेगा। फिर वी अप्रोच फरदीन, एंड फरदीन को जब सुनाया तो फरदीन वो वेरी ऑनेस्ट गाय, बोले अरे बाप रे बहुत कॉमेडी है, क्या करना है? मैंने बोला बस कॉमेडी नहीं करनी है आपको, और क्या है। तो हाँ, तो मेरा एक ही इंस्ट्रक्शन रहता है मेरे एक्टर्स को कि यार अपना ये कॉमेडी है तो बहुत संजीदगी से, बहुत सीरियसली कीजिए, इसलिए कि सिचुएशनल कॉमेडी मैं लिखता हूँ। मुझे वो कोई बाल खींच रहा है, किसी को चांटे पड़ रहे हैं, यहाँ से गिर रहा है, पड़ रहा है, मुंह बना रहा है, उस तरह की कॉमेडी बहुत बचकाना लगती है। एंड डबल मीनिंग के डाला उसके सहारे भी मुझे लेना अच्छा नहीं लगता है, इसलिए कि वो फिल्में जो मैं अपनी फैमिली के साथ बैठ के नहीं देखूँ, तो मुझे लगता है कि नहीं यार पूरी फैमिली के साथ पिक्चर देखनी है, अच्छी फिल्म बनानी है, और ये जो शॉर्टकट्स है इनके सहारे की बिना बनानी है। और चूँकि आई एम अ राइटर तो ये मैं अफोर्ड कर सकता हूँ कि भाई मैं थोड़ी और मेहनत करके सिचुएशनल कॉमेडी बनाऊँ। हाँ, क्योंकि तभी आप वो नो एंट्री में जो सीन थे जितने भी, एक तो लटकने वाला सीन है आपकी फिल्म में, कोई ना कोई ऐसे सीन होते हैं जिसमें आपको डर भी आता है, मजे भी आते हैं, एंटरटेनमेंट भी होता है। वो सीन आपके डेलिबरेटली आप ऐसी चीज़ें लिखते हो? या मुझे लगता है कि यार फिल्म जो है ना, एक तो लार्जर देन लाइफ होनी चाहिए, एक लगना चाहिए कि फिल्म बना रहे हैं आप, और वो इतना सीरियस सिचुएशन हो जिसके अंदर लोग शायद मरने भी वाले हों, चाहे वो नो एंट्री हो चाहे वेलकम हो। वेलकम के अंदर ऐसा घर जो है वो हिल रहा है और उसमें 25 आदमी मरने वाले हैं, लेकिन उनकी जो ट्रेजेडी है वो लोगों के लिए कॉमेडी हो सकती है और कॉमेडी होनी चाहिए वो, तो मुझे वैसा ठीक लगता बनाना।
जो आपको मालूम है कि जो आपके जो मजनू भाई नाना पाटेकर का जो मीम में हर मीम के अंदर एंड में जो लाफ्टर है जी। वो आपके वेलकम से वो कैसे मजनू भाई कैसे उस पैदा फिल्म हुआ, के- मतलब ऐसे हाँ। कैसे कोई कर सकता है? अरे अनिल कपूर और नाना पाटेकर वो जो कैसे हुआ, वो मैजिक कैसे क्रिएट हुआ? फिल्म के अंदर बिगनिंग के अंदर जो मैंने कहानी लिखी थी, अनिल जी का कैरेक्टर नहीं था, लेकिन मैं चाह रहा था कि अनिल जी नहीं फिल्म था? में नहीं, फिल्म की कहानी में, अगर आप फिल्म की कहानी एक लाइन में कहेंगे तो मजनू भाई का कैरेक्टर आता नहीं फिल्म में। एक डॉन है जो अपनी बेटी बहन की शादी करवाना चाहता है और वो ही लोग हैं, तो ये कोई नहीं। बीच में हमने, इसलिए मैंने डायलॉग भी लिखे थे कि भाई बहन उनकी है, प्यार मेरा है, तू बीच में बोलने वाला कौन? तो वो कुछ नहीं है, लेकिन वो मजनू भाई हैं एंड वो फिर इनके बेस्ट फ्रेंड हैं हमारे उदय भाई के, और जो लड़की हीरोइन है उसको अपना बहन मानते हैं, तो इस तरह उनका कैरेक्टर बनता है। तो फिल्म काफ़ी लिखने के बाद फिर मुझे लगा कि नहीं यार, इसमें एक कैरेक्टर इनका होना ही चाहिए, इसलिए उदय भाई के रोल के लिए मैंने हमेशा से नाना जी को सोचा था। तो वो मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो अनिल जी करेंगे, मुझे हमेशा लगता था कि नाना जी से करवाना है मुझे। तो अनिल जी के लिए फिर मैंने बैठ के काफ़ी स्क्रिप्ट बनने के बाद मैंने फिर कैरेक्टर बनाया वो, कि नहीं मुझे ये तो चाहिए, और फिर बनते गया वो कैरेक्टर। और जब अनिल जी से भी बहुत प्यार है मेरा, बहुत काम किया है, तो अगर अनिल जी को लेना है और वो इतने अच्छे एक्टर हैं तो ऐसे ही नहीं लेना है मुझे। तो फिर उनको मैंने एक पेंटर बनाया जो लाइफ पेंटिंग बनाते हैं, और फिर उनका कैरेक्टर बनाया, और फिर जिस तरह उन्होंने काम किया और दोनों की जो जोड़ी है वो इतनी खूबसूरत हुई, तो लोगों को बहुत प्यार मिला और सारे मीम्स भी आज तक आते हैं। तो आज तक आई याद है, थिंक मतलब हंसते वो हम। हमारा जो अगला सेक्शन है ना वो मेरा फेवरेट है, क्योंकि उसके बगैर शायद मेरा काम जो है हमेशा अधूरा रहता है, जिसको हम बोलते हैं बियॉन्ड द बुक। मैं आपको बहुत सारे इंटरेस्टिंग ऑडिशन दिखाऊंगा और मैं यहाँ प्ले करूँगा गैलेक्सी बुक फॉर सीरीज में, और आप सेकंड स्क्रीन पे वहाँ पे देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा अगला सेगमेंट बियॉन्ड द बुक। अच्छा, ओ माय गॉड, ये बच्चा गोकुल मोटा है ना, इसलिए उसके लिए कोई चेयर नहीं करता। दोस्त है ना। भूल भुलैया 2 में इस बच्चे ने इतना प्यारा काम किया था, और जब आपने मुझे इसकी ये ऑडिशन दिखाया था तो मुझे इंस्टेंटली लगा था कि यार ये कमाल है बच्चा। और आपको बताऊं, इस बच्चे से जब शूटिंग की इतना प्यार हो गया, उसके बाद आज तक मेरी बातें होती रहती है। और ये कि मैं भूल भुलैया 3 में हूँ नहीं हूँ, वो चलता ही रहता है उसके साथ। और इसने बहुत अच्छा काम किया था, लोगों ने इसको बहुत पसंद किया है, डैम गुड एक्टर। आपने भी बहुत सारे बच्चों को डायरेक्ट किया, आपने मुश्किल होता है आसान होता है? नहीं, मुझे लगता है बहुत आसान है बच्चों को डायरेक्ट करना, इसलिए कि बच्चे बड़े मासूम होते हैं, वो एक्टिंग नहीं करते। एंड मुझे बच्चों से पर्सनली बहुत प्यार है, तो मैं तो मेरी जो बिल्डिंग के बच्चे हैं उनके साथ नीचे क्रिकेट भी खेलता हूँ, उनको आइसक्रीम भी खिलाने ले जाता हूँ। मुझे सारे बच्चों से प्यार है। मुझे बच्चे अगर सेट पे भी कोई आ जाए, कहीं रास्ते में मिल जाए, तो मुझे ऐसा लगता है इसको मैं कुछ कर दूँ। तो वो बच्चों से प्यार है, और मुझे लगता है कि बच्चे बहुत ऑनेस्ट होते हैं, उनको पता लगता है ईमानदारी और फेक। तो मुझे इन बच्चों से बहुत प्यार होता है। इसको तो मैं ऐसे पकड़ लेता था, ऐसा क्योंकि ये है ऐसा। एंड उसको अगर आप एक ब्रीफ करेक्ट कर रहे हैं तो बच्चे चूँकि एक्टिंग बहुत ज़्यादा नहीं करते हैं, मुझे लगता है बहुत ईमानदारी से, बहुत आसानी से जो करते हैं। मुझे लगता है जो बहुत बड़े बड़े एक्टर भी हैं ना, उनको एक इनोसेंस सीखने या समझने के लिए बच्चों को देखना चाहिए। सागर, मैं हर रोज भगवान से प्रार्थना करती थी कि बस किसी तरह हाँ। तुम्हारी और रिक की शादी टूट जाए। मुझे नहीं पता था कि भगवान बड़ी मेरी सुनेंगे। हाँ, ये भूल भुलैया में एंड एक खूबसूरत लड़की चाहिए थी कि भाई क्यारा की बहन दिखाई दे। एंड ये लड़की को आपने जब दिखाया था तो अच्छा काम भी किया था इस बच्ची ने, और खूबसूरत लगी थी, और ऐसा लगा था कि हाँ भाई ये क्यारा की बहन हो सकती है। अरे भाई एक और सवाल मुझे इससे लगता है, जो यंग लड़के लड़के जिनका सबका सपना हीरो हीरोइन बनने का, उनके लिए क्या एडवाइस होगी? बिकॉज हम बोलते हैं कैरेक्टर राइटर तो बन जाते हैं, ऐसा लोग बोलते हैं, नहीं, क्या जो होता सपने है लेकर रहते हैं कि जब सीधा उनको हीरो हम हीरोइन लोग बनना है। फिल्में बनाते हैं उसमें इत्तेफाक से ऐसा होता है, मतलब कि भाई हीरो एक होता है, हीरोइन एक होती है। अगर बहुत बड़ी पिक्चर बना रहे हैं तो 2-3 हीरो होते हैं, 2-3 हीरोइन होती है, अगर मैं फिल्म बना रहा हूँ तो। और बाकी जो 20-25 जो हैं, 20 वो होते हैं बाकी कैरेक्टर। तो अगर सब हीरो हीरोइन बनना चाहेंगे और बनेंगे तो फिर बाकी ये कैरेक्टर जो है इसके लिए हम क्या करेंगे? तो वो मुझे लगता है कि ये सोचना और ये सपना बनाना कुछ रॉन्ग नहीं है, लेकिन एक सेल्फ रियलाइजेशन होनी चाहिए और ख़ुद को ही ये सवाल पूछना चाहिए कि क्या मैं मुझे लगता है एक्टर है
तो अच्छा इंसान, अच्छा एक्टर हो और वो काम करे, और अगर उसे ये लगता है अंदर से जेन्युइनली कि नहीं मैं हीरोइन बनने के लायक हूँ, और उसे ये लगता है कि मैं हीरो बनने के लायक हूँ, तो व्हाई नॉट, दे शुड एब्सोल्युटली ट्राई। सीन के बारे में आपसे बात करना है मुझे। How can you think of this scene? मुझे समझ में नहीं आता। It's weird. क्या सीन था ये तो, बाप रे। इसे शूट करना भी बहुत मुश्किल था, बट शूट किया था। ये इंडोर जो हमने फिल्म सिटी में किया था, और आउटडोर जो किया था ये अपना लोनावाला में किया था। तो वो जो सेट था वो 45 डिग्री ऐसा पूरा होता था, ताकि क्या एक्टर्स के साथ साथ सारी प्रॉपर्टी भी गिर सके। पहले मैंने कुछ और कोशिश की थी, थोड़ा मैंने बोला शॉर्ट एंड स्वीट करेंगे, वो हो नहीं पाया। बट इतने सारे एक्टर, मेरे को लगता है 20-25 लोग अंदर हैं इसमें, और उस सबका एक टाइमिंग में गिरना और सब करना, तो इस पे बहुत सेट पे बहुत डिस्कशन भी हुए थे सारे कि जब मैंने घर को एक छोटे से लकड़ी पे लगाया था, तो सब यही कह रहे थे यार लॉजिकली तो ठीक नहीं लगता है, इतना बड़ा घर एक लकड़ी पे कैसे होगा, इसमें कम से कम 4, 6, 8, 10 तो लगाइए। लेकिन मुझे लगता था कि नहीं यार ये करेक्ट है, इसलिए कि ठीक है लॉजिक अपनी जगह है लेकिन फ़न इसमें है। तो फिर मैंने सबसे सुनी बातें, अच्छा तो आपके हिसाब से कितने लगनी चाहिए, 4, अच्छा आपके हिसाब से सर 10, अच्छा ठीक है। मैंने बोला नहीं सर ये एक ही लगाऊंगा मैं। तो कई मरतबा जो है ना एक गट फीलिंग होता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि जब मैंने प्रोडक्शन वालों को कहा कि भाई कल शूटिंग है, और अनिल कपूर साहब जो हैं हमारे फिल्म के पेंटर हैं बहुत ख़राब वाले, मजनू भाई, तो उनके लिए एक पेंटिंग मंगाना, और एक मत मंगाना यार मुझे अच्छी लगे, 4-6 मंगाना। तो उन्होंने तो खैर 10 मंगाई थी, बट वो 10 की 10 बहुत अच्छी थी। तो मुझे लगा यार ये बहुत अच्छी है, ये मजनू भाई बना नहीं सकते, और इसमें कुछ हंसी भी नहीं आती है। और इत्तेफाक से मेरे लिए मतलब खुशकिस्मती थी कि 1-1.5 घंटा था शूटिंग पे, तो मैंने बोला अच्छा मंगाओ कैनवस यार, तो बोले आप बनाएंगे। अच्छा मैंने उसके पहले ज़िंदगी में ब्रश को हाथ भी नहीं लगाया था, मैं कोई पेंटर नहीं हूँ, बट मैंने कुछ कोशिश की कि घोड़ा वोड़ा बनाया मैंने, वो तो फेमस घोड़ा हो तो गया था बन गया। हाँ, अब मैंने बोला यार इसमें घोड़ा तो अच्छा है, हंसी नहीं आ रही उतनी, और ये लग रहा है कि, तो मैंने बोला चलो इसके ऊपर एक और मैं घोड़ा बनाता हूँ। तो घोड़ा बनाने की कोशिश की लेकिन वो बिगड़ गया मेरे से। तो मैंने फिर बोला क्या करें, तो थोड़ा दांत वाँत ऐसे वैसे करके एक आँख बनाकर, तो कुछ बकरी नुमा, मतलब आप कह सकते गधा है, कुछ है ऐसा कुछ बना है। लेकिन वो देखकर मुझे चेहरे पे मुस्कुराहट ज़रूर आई थी। खैर सबने बोला नहीं सर बहुत ख़राब है, लेकिन जब भी वो बोल रहे थे ना, जो भी वो देखने के साथ अरे क्या पढ़ना है, तो एक वो था, एंड मुझे लग रहा था कि नहीं, तो मैंने फिर बोला नहीं सर यही रहेगा। तो सबका ये था कि अरे सर इतना वो भी अच्छा है, ये भी अच्छा। मैंने बोला नहीं अच्छी नहीं चाहिए, ख़राब चाहिए हमको पेंटिंग। तो वो एक पेंटिंग बनाई थी। तो मुझे लगता है कि वो एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल है कि एग्जैक्टली उस टाइम आप फैसला जब करते हैं कोई चीज़ का, ये बहुत जिम्मेदारी का भी काम है, इसलिए कि एक बार जो ये छप गया तो वो सारी ज़िंदगी उस फिल्म में रहेगा। करेक्ट। तो सम टाइम बहुत जो अच्छी चीज़ है वो नहीं करने से भी अच्छा होता है। तो ये है, पर वो उतनी अवेयर रहना भी तो बहुत ज़रूरी है। अभी मैं मतलब मुझे लगता है कि डायरेक्टर को हर चीज़ होना चाहिए। ही शुड बी फ्रॉम डायरेक्टर टू द स्पॉट बाय एनी काम। जो फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं आप, उसमें जो अच्छा हो सकता है फिल्म के लिए, ये नहीं कि भाई अपने पेंटर नहीं हो तो आप ज़िंदगी में अब डिपेंड है कि क्या करें। कोशिश की है, बनाया। तो मैंने ऐसे बहुत सारे काम किए हैं कि भाई 11 मतलब मैं डिपेंड नहीं रहना चाहता हूँ कि भाई ये होगा तो ही, मैं इम्प्रोवाइज़ करके कुछ करके तो अभी वो घोड़े पे मैंने बना दिया वो गधा। तो फिर उसके लिए डायलॉग भी मैंने वहाँ, वरना डायलॉग नहीं बनता मुझसे, तो वो सेट पे मैंने डायलॉग लिखा है कि जब एक जानवर दूसरे जानवर को बोझ उठा सकता है, इतना प्यार कर सकता है, तो ये इंसानों में से कहाँ प्यार। तो उसमें कुछ फिलॉसफी भी आ गई, कुछ कॉमेडी भी आ गई। एक और सीन दिखाता हूँ आपको। मैं लेके आता हूँ दोनों को ऊपर और नीचे। बस आपके सामने रिएक्शन चाहिए था मुझे, आपका खुद का भी, इसलिए। नहीं यार ये वियर्ड सीन है सब। ये 3 लोग जो है उनकी ज़िंदगी खतरे में है और हंसी आ रही है, बिकॉज देखो डायलॉग कैसे उसमें है। अरे थोड़ा नीचे बोल बोल के कितना नीचे लेके आ गया, इसका बस चलेगा तो हमको ऊपर ले जाएगा। तो ये सीन मैंने किया था फुकेट में, और बहुत मज़ा आया था। ये 3 दिन की शूटिंग थी हमारी, और ये सीन लिखा हुआ नहीं था। तो ये भी नहीं लिखा हुआ था? नहीं, तो ये नहीं लिखा हुआ था। वेलकम का जो क्लाइमैक्स है वो नहीं लिखा हुआ था। तो काफ़ी चीज़ें, जो घोड़े वाला सीन है वेलकम में, वो नहीं लिखा हुआ था। तो वो होटल से
एक जहन में चीज़ें थी कि ऐसा होगा ऐसा होगा ऐसा होगा, लेकिन जब भी लिखने की कोशिश की यार चलो कल लिखूंगा। राइटर बेसिकली बहुत काहिल भी होता है, और वो काहिल होने की वजह उसकी ये होती है कि एक ये ऐसा जॉब है कि एक टनल में आप जा रहे हैं और बिल्कुल अंधेरा है, और टनल का दूसरे सिरे पे क्या होना है वो आपको पता नहीं है। तो मुझे लगता है कि फॉर एनीवन टू एंटर इन दैट डार्क टनल इट्स वेरी डिफिकल्ट वर्क। तो वो बहुत मुश्किल काम है, मुझे लगता है बहुत मुश्किल काम है लिखना। तो राइटर जो है आज का काम कल पे छोड़ता है, कल का काम परसों पे छोड़ता है, और जब खुद आप डायरेक्टर हैं और जिम्मेदारी नहीं है किसी को देने की, तो लगता नहीं कर लेंगे यार, कर लेंगे। तो ये सीन में बहुत तकलीफ़ हुई थी मुझे, इसलिए कि मैंने रात को बैठ के ये सीन लिखा था। कल सुबह शूटिंग थी और रात को कुछ 12, साढ़े 12, 1 बजे, क्योंकि 11-1 बजे मेरी शूटिंग ख़त्म हुई, फिर आके मैंने खाना ना खाया, फिर मैंने लिखना शुरू किया। तो ये सीन मैंने तब लिखा था। क्या मतलब लारा दत्ता भी आउटस्टैंडिंग, मतलब एवरीवन, लारा दत्ता, बिपाशा, अनिल कपूर, सलमान खान, फरदीन, फिरोज़ खान, इस फिल्म के अंदर सारे जो कैरेक्टर है वो बिल्कुल कमाल कैरेक्टर थे। सलमान भाई के साथ आपका रिश्ता भी बहुत प्यारा है ना? बहुत प्यारा, बहुत मज़ा आता है उनके साथ, और हमने अभी काफ़ी वक्त से बीच में काम भी नहीं किया, लेकिन मुलाकात होती रहती है। वही प्यार, वही मोहब्बत, वही उनके साथ तो हमेशा वो, उनके साथ रिश्ते जो है वो बदलते नहीं हैं। वो एक मर्तबा जो फिक्स हो गया, किसी को अगर वो पसंद करते हैं तो पसंद करते हैं, वो किसी को ना पसंद करते हैं तो वो उनके चेहरे पे पता लगता है कि हाँ भाई ये नहीं पसंद आते। तो है वो प्यार मोहब्बत है उनसे मेरा, वो हमेशा रहेगा यार। ही इज़ अ स्पेशल पर्सन, मतलब बहुत ही खूबसूरत इंसान भी है। उनका कॉमेडी टाइमिंग जो है ना वो बहुत ही निराला है, मुझे लगता है उनके जैसा दूसरा कोई नहीं करता। एंड हाँ, वो कुछ अजीब करते हैं, और कई मरतबा एज ए राइटर यू फील कि यार जो आपने लिखा है उससे ज़्यादा अच्छा मज़ा आ रहा है, ऐसा कैसे? तो है वो, ही इज़ अ गुड एक्टर एंड ही इज़ अ वेरी 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 गुड ह्यूमन बीइंग। या नहीं भाई, आप जब इतने सारी फिल्में लिखते हो, मैं कभी आपके साथ कास्टिंग भी करता हूँ ना, आपकी आधी कास्टिंग तो राइटिंग में आप कर लेते हो। मैंने ये देखा, अरे इसमें इसको लेंगे, बाहर लिखते आप जब लिखते हो तो आप कैरेक्टर साथ में लिखते चले जाते हो? नहीं, ऐसा नहीं है। कई मरतबा जो है कुछ भी अंदाज़ा होता नहीं है, और एक बनाने के बाद फिर सोचते हैं कि चलिए इस एक्टर को लेते हैं, और फिर उसके हिसाब से थोड़ा सा चेंज करना पड़ता है। बिकॉज आई बिलीव कि एवरी एक्टर हैज़ लॉट ऑफ पॉजिटिव थिंग ऑल्सो, एंड कुछ नेगेटिव चीज़ें भी। तो आपको सोचना पड़ता है कि भाई इस कैरेक्टर के साथ, इस एक्टर के साथ हम काम कर रहे हैं, तो उसकी वो जो पॉजिटिव चीज़ें हैं वो कैसे कर सकते हैं, तो वो थोड़ा सा चेंज करना पड़ता है। लेकिन अक्सर जब फिल्में लिखते हैं तो ये दिखाई तो देने लगता है थोड़ा थोड़ा कि हाँ ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा। एंड वैसे ही करते रहे, और उसके बाद फिर आपसे मुलाकात हुई तो थोड़ा आसानी हो गई कि चलिए। और मैं तो आपसे से इतना सीखता हूँ, मैं तो हमेशा आपके पास आता हूँ, आधा काम तो ऑलरेडी करा होता है, मुझे तो बस फ़ोन करने का ऐसा लगता है कि आपके साथ तो यही होता है कि आप नहीं, सारे दोस्त यार हैं और काफ़ी सालों से वो है। तो जो फिल्में मैं लिखता हूँ तो बनाता हूँ, तो मुझे लगता है हाँ चलो ये बहुत अच्छा रहेगा, इसमें ये बहुत अच्छा रहेगा। और हमेशा मतलब ऐसा रहा है कि मेरी चॉइसेस अच्छी भी रही है कि हाँ भाई हमेशा एंटरटेनमेंट, मुझे लगता है आपसे बेटर कोई लिख नहीं सकता। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, काफ़ी लोग लिखते हैं, मैं भी थोड़ा बहुत कोशिश कर लेता हूँ। और आप इतना इंटरेस्टिंग नरेशन देते हो, मैं हमेशा, आप एक पेपर ले लेते हो, हमको लगता है आप कुछ पेपर पढ़ के बोलेंगे, अब बस आप पेन लेते हो, देखते हो पेपर में कुछ नहीं होता, और आप पूरी कहानी सुना देते हो। ये जो टैलेंट है ना, ये मुझे कभी आपसे सीखना नहीं, मुझे लगता है कि क्या है कि मैं उसमें कंफर्टेबल नहीं हूँ कि मैं लैपटॉप खोलूँ और एक एक चीज़ पढ़ूँ। एक होता है स्क्रिप्ट पढ़ना, और एक होता है स्क्रिप्ट को जो है नरेट करना, कि व्हाट इज़ एक्चुअली इन योर माइंड। तो जब डायरेक्टर जब नरेट करता है तो मुझे वो पेपर की और अपना लैपटॉप की ज़रूरत नहीं पड़ती है, मेरे जहन में है फिल्म। क्योंकि वो फिल्म हम बाद में बनाते हैं, शूट बाद में करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं किस तरह का सेट होगा, उसमें कहाँ कौन सा किस किस्म का सीन होगा, एडिटिंग क्या होगी, तो फिल्म बनाने के बहुत पहले जहन में कंप्लीट पिक्चर, बैकग्राउंड म्यूज़िक उसमें क्या होगा, वो सब दिखाई देने लगता है, सोच लेता हूँ। तो वैसे जब सुनाता हूँ मैं तो वो फिल्म दिखाई देती है। तो एक्टर्स को ये लगता है कि भाई फिल्म सुनी नहीं है मैंने, ये दिखी है। उनके कैरेक्टर्स दिखते हैं, उनके बोलचाल नज़र आती है, उनका बिहेवियर क्या वो नज़र आता है, वो कैसे उठेंगे बैठेंगे, क्या बोलेंगे, किस तरह बोलेंगे। तो वो एक अलग फ़न होता है, और मुझे लगता है कि मेरे लिए बहुत उस तरह का आसानी होती है काम करने में। आप इतने सारे स्टार कास्ट करते हैं फिल्में का, यहाँ पे एक एक दो का सीन बनाना मुश्किल होता है। आप 20-20, 15-15 लोग एक सीन में होते हैं, आपका क्या प्रोसेस होता है उन सीन को डायरेक्ट करने का? क्योंकि सबके सब धुरंधर बाप एक कमरे में होते हैं आपके साथ। नहीं, मुझे लगता है बहुत सिंपल तरीका मैं रखता हूँ, और आई थिंक मैं बहुत ऑनेस्ट इंसान हूँ। तो मैं जब
नरेट करता हूँ तो मैंने कभी बेईमानी से किसी एक्टर को सुनाया नहीं, सिर्फ इसलिए कि नहीं यार ये फिल्म में इसका काम हो जाए। मैं बहुत ऑनेस्टी से पटा के लिए नहीं, सुनाता पटाते हूँ। नो नो, पटाना मुझे आता ही नहीं है। सच बोलते हैं। नहीं, मुझे पढ़ाना आता ही नहीं है। मेरा पीआर जो लोगों से मिलना है उसमें आई एम नॉट वेरी गुड। तो मैं बहुत ऑनेस्टी से बात करता हूँ एंड छोटे से छोटे जो रोल होंगे मैं उनको पूरी फिल्म सुनाता हूँ ताकि उन्हें ये पता लग जाए भाई आपका इतना ही है, ताकि वो सेट पे क्वेश्चंस नहीं होते हैं कि अरे आपने मुझे ये कहा था और ऐसे हो रहा है। तो जब आप बहुत ऑनेस्टी से करते हैं और उसके अलावा एक जो एक्टर्स होते हैं उनको कहीं ना कहीं एक बात समझ में आती है कि ही इज़ वेरी ऑनेस्ट विद द फिल्म। और मेरा एक ही मकसद है और एक ही मकसद होना चाहिए जब फिल्म बना रहे हैं कि भाई मुझे इसे खुश करना है, उसे भी खुश करना है, देखना है कि ये नाराज़ ना हो। वो सारी अपनी जगह बातें हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा ईमानदारी आपकी जो होनी चाहिए वो अब फिल्म से होनी चाहिए। तो फिल्म के लिए जो है मैं बड़ा हंसने खेलने कूदने वाला इंसान हूँ, लेकिन फिल्म के लिए कभी कुछ होता है तो मुझे अंदर से कुछ फील होने लगता है। एंड मुझे एक दो लोग जो हैं मेरे वो ये कहते भी है कि अनिल भैया जो आपने फिल्म लिखी थी दीवानगी, कभी कभी जो है वो स्प्लिट पर्सनैलिटी नज़र आती है आपकी कि आप एकदम। तो मुझे पर्सनली किसी के साथ कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिल्म मुझे ऐसा जब लगती है कि ख़राब हो रहा है तो मैं थोड़ा कभी कभी अपना अंदर का मतलब मुझे कुछ अजीब होने लगता है और फिर मैं शायद जो बिहेव करता हूँ या जैसा भी है दैट इज़ नॉट वेरी गुड। But how did you handle this so many actors in one scene? मुझे लगता है सबसे यार डिफिकल्ट सीन देखो होता यार, है। आई लव देम वे मच बिकॉज मेरे एक्टर्स जो हैं उनको मैं बहुत मोहब्बत करता हूँ, बहुत प्यार देता हूँ, बहुत इज़्ज़त करता हूँ, क्योंकि आफ्टर ऑल ये वही लोग हैं जो स्क्रीन पे जो चीज़ आप सोच रहे हैं वो करने वाले हैं। एंड मैं अपने कैरेक्टर्स जब लिखता हूँ उन कैरेक्टर्स से मुझे कहीं प्यार भी बहुत हो जाता है, और वो कैरेक्टर्स जब एक्टर कर रहे होते तो मुझे उनसे, अब जैसे नाना जी हैं, अनिल जी है, तो मैं इतना प्यार करता था उनसे, इतना मेरा वो था उनके साथ। In life also, like आप इन आवर लाइफ ऑल्सो या तो अनिल जी के साथ खैर मैंने 7-8-10 फिल्में कर ली एंड नाना जी के साथ भी काफ़ी काम किया मैंने। तो मुझे अपने अभी जैसे तब्बू जी, जैसे भूल भुलैया 2 में तब्बू जी का कैरेक्टर मुझे बहुत अच्छा लगता था और तब्बू जी के साथ मुझे बहुत ज़माने से काम भी करना नो था। एंट्री के बाद नो एंट्री के टाइम से काम करना था, और जब भी हम लोग मिलते थे तो ये है कि भाई करना है, कुछ हो नहीं रहा था। तो जब ये फिल्म मैंने सोची तो ये मैं बता रहा था कि जैसे शूटिंग पे भी मतलब इतना मस्ती किया है हमने। मुझे लगता है कि मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक अच्छे माहौल में फ़िल्म बने, बिल्कुल हंसते गाते हुए। और फिल्में क्या उसका नतीजा निकलना है वो नहीं पता, लेकिन 10, 15, 20, 25 साल बाद भी जब उन फिल्मों का जिक्र आए और जो लोग उनसे जुड़े हों तो उनके चेहरे पे मुस्कुराहट आए कि यार ये यादें बहुत अच्छी थी। जब हम नो एंट्री की बात करते हैं होता ही है जी। तो मुझे लगता है कि वो एक्टर्स को भी कहीं ना कहीं ये लगता है कि नहीं यार ये आदमी सिर्फ फिल्म का सोचेगा, ये किसी का ये नहीं करेगा कि इसका अच्छा कर दे उसका ख़राब कर दे। मैं फिल्म का अच्छा सोचूंगा, फिल्म का ख़राब सोचूंगा। एंड बहुत ऑनेस्टी से सुनाता हूँ, तो मैं बाकायदा बोल भी सकता हूँ कि नहीं सर इससे सीन आपका नहीं, आप थोड़ा सा 2 कदम पीछे जाइए। तो वो मुझे झिझक नहीं होती, और शायद मुझे वो लोग मेरा बुरा भी नहीं मानते, इसलिए कि दे फील केयर और मेरे से बहुत प्यार भी करते हैं सारे मेरे बहुत प्यार करते हैं, सारे लगता है कि एंड थोड़ा बॉडी ऑफ वर्क भी है और बहुत काम भी किया हुआ है, बहुत फिल्में लिखी हैं, 40-50 फिल्में लिखी हैं, 20 फिल्में बनाई हैं। तो एक वो बॉडी ऑफ वर्क भी होता है कि जिसकी वजह से लगता है कि नहीं अगर अनीस अगर एकदम पक्के तरीके कि नहीं सर ये करेक्ट है तो उन्हें लगता है कि ये करेक्ट होगा। हाँ ये ऐसे बोलते हैं। आपके लिए हर सपोर्टिंग एक्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना, एवरी सिंगल जो स्क्रीन पे आ रहा है। हाँ। चाहे वो छोटा सा एक्टर हो, छोटा सा रोल हो, एक शॉट हो उसका, और आप सब देखते हो ना आपके बारे में। हम लोगों ने अभी एक फिल्म बनाई थी तो उसमें मैंने असिस्टेंट को कहा कि भाई एक काम करो, दीवानगी में एक नौकरानी जो थी तो 10-12-15 लड़कियाँ थी, मैंने बोला एक अच्छी लड़की को तुम रख लेना, तो एक क्लोजअप उसका लेना है कि वो एंटर होगी और वो बहुत शौक है कि उसकी मालकिन को बहुत मार पड़ी है, तो वो शौक चाहिए था। तो मेरा असिस्टेंट था तो उन्होंने इशरत ने जो है वो एक लड़की रोक लिया और मैं सीन कर रहा था 8 बजे तक सब सीन वीन करता रहा, जहाँ तनास को अजय मारता वारता बहुत, और 9 बजे पैकअप होना था तो मैं चलो एक ही क्लोजअप है ख़त्म हो जाएगा। वो लड़की को बुलाया मैंने, तो जो लड़की को मैंने देखा तो चौंका, उसकी आंखें इतनी बड़ी थी। तो मैंने इशरत को बोला, मैंने क्या किया यार तुमने किसको लिया? बोलते नहीं शायद अच्छी बड़ी आगे। अरे मैंने बहुत ज़्यादा बड़ी है यार। तो बोले नहीं करेगी सर करेगी। तो मैं ठीक है। तो मैंने उसको बोला कि आपको एंटर होना है, यहाँ खड़ा ना है और आपको शौक। तो उसकी आंखें इतनी बड़ी थी, मतलब पहले थी, तो अब उसके बाद और बड़ी की, तो इट वॉज लुकिंग सो फनी ना, तो मतलब वो सब हंसने लगे। तो फिर मैंने सबको चुप कराया। अब वो शॉट जो 3 घंटे में हुआ है मेरा। तो जब मैंने उसको बोला कि काम करो यार, आपकी आंखें जो है बहुत अच्छी है लेकिन थोड़ी बड़ी है, तो आप थोड़ी छोटी करके एंटर होगी ताकि ऐसे आंखें खुले। बोले ठीक है। तो जैसी फ्रेम में एंटर हुई तो वैसे कुछ एंटर हुई, तो वो इतना मतलब, तो
तो फिर वो धीरे धीरे मैं कैमरा दूर से करता गया। तो जब आदमी एक्टिंग ठीक नहीं करता ना तो मेरा कैमरा थोड़ा दूर होता जाता है कि हाँ यार ये बहुत ज़्यादा पास। क्लोजअप मुझे लगता है दुनिया का सबसे बेहतरीन शॉट है अगर एक्टर उसमें परफॉर्म कर रहा हो तो, और यही क्लोजअप दुनिया का सबसे वर्स्ट शॉट बन सकता है अगर वो परफॉर्म नहीं कर रहा है तो जहाँ परफॉर्मेंस मुझे लगती है 19-20 किसी वजह से, तो मेरा कैमरा थोड़ा सा, क्योंकि यार फिक्स तो मैं करता नहीं हूँ कि ये क्लोजअप होगा तो ये क्लोजअप ही होगा, कहीं रूल्स रेगुलेशन मैं मानता हूँ नहीं, तो कोई क्लोजअप हो सकता है उसके बाद बहुत एक्सट्रीम लॉन्ग शॉट हो सकता है डायलॉग, तो मैं वैसे करता हूँ। अनिल भाई, डू यू गिव लॉट ऑफ लिबर्टी टू एक्टर ऑन इम्प्रोवाइजेशन कि नहीं? देखिए मैं उन एक्टर्स को लिबर्टी ज़रूर देता हूँ जो मुझे लगता है कि राइटिंग थोड़ी बहुत जानते हैं, फिल्म को बहुत ख़राब नहीं करेंगे, अच्छी करेंगे, क्योंकि ये बहुत डेंजरस वर्ड है इम्प्रोवाइजेशन। हाँ। हालांकि मैं बहुत करता हूँ। जैसे मुझे बड़ा नफरत है एक्टर बोलते सर आई एम वेरी गुड विद इम्प्रोवाइजेशन, मुझे लगता है कि यार ये कोई टेक्निक नहीं है, ये तो फिल्म के हिसाब से होना नहीं चाहिए। मुझे लगता है कि जो फिल्म का जो एक सीन है उसके अंदर रहते हुए उसको कैसे और बेहतरीन बनाया जा सकता है उसे इम्प्रोवाइजेशन कहते हैं। अगर वो ख़राब हो रहा है तो उसको पता नहीं क्या कहते हैं, लेकिन वो तो मैं नहीं होने देता हूँ। एंड मैं ख़ुद भी बहुत इम्प्रोवाइज़ करता हूँ, इसलिए कि जब मैं सेट पे होता हूँ उस माहौल में कैरेक्टर्स जो हैं मेरे उस कॉस्ट्यूम में होते हैं तो मुझे कुछ फील होने लगता है कि यार ऐसा ऐसा मैं बहुत प्रिपरेशन करता ही हूँ नहीं, आज तक नहीं किया मैंने कि भाई पहला शॉट ये होगा, दूसरा ये होगा, चारवा ये होगा, इतने क्लोजअप होंगे, ऐसे कभी मैंने किया नहीं। मैं तो सीन भी अपने हाथ में नहीं रखता हूँ, और शुरू से ऐसे आप? शुरू से फ्रॉम द वेरी बिगनिंग टिल नाउ। और मैंने कभी अपने सीन भी हाथ में नहीं रखी। अगर सीन मैंने रात को लिखा है या पढ़ा है तो मुझे याद है कि क्या सीन है और कैसे होगा। उस सेट पे आकर फिर मुझे लगता है कि मुझे ऐसे करना चाहिए। तो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा कई लोग प्रिपरेशन करते हैं विच इज़ वेरी गुड एक्चुअली, बट अगर मैं वो करता हूँ तो मेरी वो स्पॉन्टिनिटी चली जाती है। और चूँकि मैं जिस तरह की फ़िल्में बनाता हूँ वो बहुत ज़्यादा, मैं नहीं चाहता हूँ कि बहुत ब्रेन से फिल्में बनाऊँ, इसलिए मेरा कहीं ऐसा मानना है कि बहुत ज़्यादा सोची समझी प्लानिंग की हुई ब्रेन से जो फिल्में बनती है वो ब्रेन तक पहुँचती है। मैं दिल से फिल्में बनाता हूँ। मेरे कैरेक्टर बड़े इनोसेंस होते हैं, इनोसेंट होते हैं, तो वो कुछ अनाप शनाप भी करते हैं एंड दैट वर्क्स। बहुत अच्छी लगा बोले कि ब्रेन वाली फिल्म ब्रेन तक रह जाती है, दिल तक नहीं पहुँचती। नहीं कई फिल्में ब्रेन से भी चली है, ऐसी बात नहीं, लेकिन मैं अपने आप को खुश भी रखता हूँ ये सोच के कि यार मैं तो नहीं बहुत ज़्यादा सोचता हूँ, तो चलो कोई रास्ता निकाला जाए। लेकिन आपको लगता है कि हलचल से लेकर भूल भुलैया 3 तक फिल्म मेकिंग में कुछ चेंज आया है आपके अकॉर्डिंग? क्योंकि आपने तो सारे कितने 30 साल या बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि देखिए हर दिन आपको ज़िंदगी कुछ सिखाती है और आप जो कल थे इंसान वो आज बदल चुके हैं। आपकी थोड़ी थिंकिंग बदल चुकी है, आपके बिलीफ बदल चुके हैं, आपकी सोच बदल चुकी है। तो अगर आज की तारीख में अगर आप मुझे बोलें कि भाई मुझे नो एंट्री या वेलकम ही बनानी है तो शायद मैं बहुत अलग तरीके से बनाऊंगा। अब वो एक बहस का मौजू हो सकता है कि भाई वो उतनी अच्छी होगी कि नहीं होगी, लेकिन मुझे पर्सनली लगता है कि अगर आज मैं फिल्म वो बनाऊँ तो शायद उससे बेहतर बना सकता हूँ। न्यूज़ भाई, आप जैसे जिस तरह की फिल्म आप लिखते हो, हम सबको एंटरटेन करते हो हमेशा, जैसे आपके साथ बात करते कॉन्स्टेंटली स्माइल रहता है। मैं भी ये जो यंग राइटर जिनको हमेशा बात करते हैं उनके लिए क्या एडवाइस आपकी तरफ से होगा एज अ राइटर कि यार ये चीज़ें उनको सोचनी चाहिए, दिमाग में रखनी चाहिए? जो भी ये शो देखेंगे आपके लिए, उनके लिए क्या एडवाइस है राइटर्स के लिए, यंग जो लोग देख रहे हैं जो आना चाहते हैं राइटर? यार मुझे लगता है कि मतलब बजाय 5, 7, 8, 10 स्क्रिप्ट पे काम करने के, उन 10 स्क्रिप्टों में आप ये देख लीजिए कि आपको कौन सी फिल्म बहुत ज़्यादा एक्साइट कर रही है। ये फिक्र छोड़ दीजिए कि ये चल रहा है ये नहीं चल रहा है, उस तरह की फिल्में बनानी चाहिए, इस तरह की फिल्में बनानी चाहिए। उस कैलकुलेशन के बजाय बिल्कुल सच्चे दिल से आपको उन जो 10 थॉट है आपके उसमें जो बहुत एक्साइट आपको कर रहा है, जो आपको बहुत अच्छा लग रहा है, आप उस पर एक फिल्म पे अच्छा वक्त लगाइए बजाय 10 पे थोड़ा थोड़ा वक्त लगा रहे हैं। उस एक स्क्रिप्ट पे वक्त लगाइए, उसको लिखिए, उसका एक ड्राफ्ट बनाइए, अपने कुछ जो नज़दीकी लोग हैं उनको सुनाइए और उनसे ये मत पूछिए कि क्या लग रहा है आपको, उनके एक्सप्रेशन से, उनके हंसने से, उनके रोने से अंदाज़ा खुद लगाइए। इसलिए कि लोग जब अपना नए लोगों को प्रोत्साहित करना चाहते हैं तो कुछ बोलते भी नहीं अच्छा है बहुत अच्छा है, बट उन चीज़ों पे बिलीव मत कीजिए। आप उनके एक्सप्रेशन पे बिलीव कीजिए, अपनी गट फीलिंग पे बिलीव कीजिए और आप खुद एनालाइज करने की कोशिश कीजिए कि जो आपने कॉमेडी सीन लिखा है क्या आपको उसमें हंसी आ रही है, क्या आपने जो इमोशनल सीन लिखा है क्या उसमें आपकी आंखों में आंसू आ रहे हैं। मुझे लगता है सेल्फ रियलाइजेशन जो है वो सबसे बेस्ट है। बाकी अपने जो करीबी दोस्त हैं और जो सच्चे दोस्त हैं जो थोड़ा कड़वा बोल सकते हैं उनको ज़रूर साथ में रखिए, क्योंकि अच्छे बोलने तो सभी हैं, यस बॉस बनने तो बहुत ही हैं। या यस लोगों से थोड़ा सा मतलब दूर तो नहीं रह सकते, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि ये यस मैन है और वो आपको अंदाज़ा होना चाहिए। और जो थोड़ा कड़वा बोल सकते हैं आपके अपने लोग हैं उनको बहुत प्यार कीजिए।
आपने अक्षय भाई, सलमान भाई, नाना पाटेकर, अनिल कपूर सबके साथ काम किया, देवगन, सब कोई ऐसा स्टार है जिसके साथ आपने काम नहीं किया? नहीं, सबके साथ काम किया तकरीबन। जो एक दो और हैं उनके साथ भी कर लेंगे काम, बचे हैं जो। सबके साथ है आपने कर लिया। आप क्या चेंज दिखता है आज के यंग स्टार और अभी जो पहले इतने, आपके अंदर कुछ चेंज दिखता है ऐसा कुछ? नहीं, मुझे लग रहा है कि नहीं यार, पहले के जो लोग हैं वो तो खैर बहुत ही स्पेशल हैं, लेकिन आज भी जो है वो टैलेंटेड लोग हैं और बहुत मेहनत करते हैं। बहुत जो मेजर डिफरेंस है वो ये है कि शायद आज के जो लोग हैं उन्हें समझने के लिए पूरी स्क्रिप्ट की ज़रूरत पड़ती है। हाँ। कि भाई एक बाइंड स्क्रिप्ट हो तो शायद उनको थोड़ा विश्वास आता है कि हाँ ये है। वहाँ तक अजय, सलमान भाई, अक्षय और ये नाना जी, अनिल कपूर, ये इस तरह के लोग हैं कि ये बहुत ऐसे उनको मतलब मैंने कई फिल्में इम्पल्सिवली मिलते थे याद, 5-5, 7-7, 10-10 मिनट में मुश्किल से एक आइडिया बताया होगा एंड उन्होंने बोला हाँ बहुत अच्छा है। एंड उनको एक ये विश्वास भी था कि यार अनीस जो है अपने लिए भी मेहनत तो करेगा ही, तो वो एक वो विश्वास था, विश्वास है और उनकी अपनी एक समझ है। तो मैंने जैसे सिंह इज किंग की कहानी फ़ोन पे सुनाई थी अक्षय जी को। अक्षय जी वॉज इन आई थिंक US, तो मैं बहुत एक्साइटेड था जब मैंने रात को पूरा काम किया एंड वो बोले कि यार मैं तो US में। मैं बोला यार कभी आओगे? बोले क्या है? तो मैंने बोला एक अच्छी कहानी मैंने सोची है आपके लिए, तो सुना दो। मैंने बोला फ़ोन पे? हाँ। बोले वैसे भी आप कौन सा मुझे 2 घंटे नरेट करने वाले हो। तो मैंने फिर एक 3-4 मिनट कहानी सुनाई कि ऐसा 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 है एंड ही वाज वेरी एक्साइटेड। बोले कि हाँ सर, तो मई में शुरू कराई फिल्म ऐसा। और उसके बाद इत्तेफाक से वो इतने बिजी रहे कि उनको काफ़ी काम कर रहे थे, तो मिलने का हमें मौका ही नहीं मिला और डायरेक्ट फिर हम लोग मिले हैं, मतलब ऑस्ट्रेलिया में सेट पर। एंड फिर मैंने उनको कहानी सुनाई। ये आपका ट्रस्ट विश्वास है जो ये शायद मेरा आप ये ट्रस्ट है क्योंकि एक फिल्म मैंने उनके साथ की थी वेलकम, एंड मुझे बहुत प्यार भी करते हैं वो, मेरे से बड़ा इज्जत भी करते हैं मेरी। एंड वो अक्सर कहती भी है कि नहीं से जो 1 रुपया आप ले रहे हो उसमें से मुझे लगता है 70 पैसे राइटिंग के हैं और 30 पैसे आपके डायरेक्शन के हैं। क्या बात है। हाँ, वो शायद आपने अभी चेंज, अभी थोड़ा डिफरेंट लगता है कि अभी ये सब स्क्रिप्ट मांगते हैं पूरा, क्योंकि आपका तो राइटिंग। हाँ, मैं दे भी देता हूँ इसलिए कि मैं खुद भी जो है ना अभी नहीं चाहता हूँ, क्योंकि कई मरतबा क्या हुआ है फिल्मों में कि जब सीन नहीं है और शूट करना है, फॉर एग्जांपल इंटरवल का सीन ऑफ दीवानगी, तो वो उस वक्त मैं 3-4-5 फिल्में लिख भी रहा था और मैंने कभी भी काम को बेईमानी से नहीं किया कि भाई मेरा काम है मैं पहले करूँगा बाद में। तो मुझे कुछ सीन्स भिजवाने थे जो मैं फिल्में लिख रहा था, तो मैंने वो सीन सबको भिजवाया और कुछ रात का 4:30, 5-6 बज गया। तो मैंने बोला यार अब लिखा नहीं जा रहा है, कल सुबह लिखूँगा मैं। और फिर सुबह 9 बजे शूटिंग थी और वो सीन बहुत इंपॉर्टेंट था, तो अक्षय भी आ गया हुआ था एंड अजय भी था और उर्मिला सब। तो आई वॉज वेरी टेंस कि यार पूरी शूटिंग है और सीन लिखा नहीं है मैंने। तो फिर मैंने एक लाइट लगाने के लिए शॉर्ट वॉट दिया और जाके मेकअप रूम में बैठ के सीन लिखा। तो उस दिन मुझे लगा कि नहीं यार ये ज़्यादा टेंशन है, थोड़ा सा प्रिपरेशन होना चाहिए, और वो सीन फिर मैंने उसी वक्त लिखा। लेकिन एक खूबी ये रही कि वो सीन जिस तरह मैंने लिखा उस वक्त वो कुछ अजीब था। वो शायद अगर मैं बहुत पहले लिखा होता तो उस तरह का नहीं लिख पाता। और फिर वो जो सीन लिखा तो आई थिंक दीवानगी का वन ऑफ द हाईलाइट सीन जो था दैट वाज इंटरवल, जहाँ पर अजय जो है वो स्प्लिट पर्सनैलिटी का शिकार नहीं है और वो दोनों लहजों में बात करता है, दोनों किरदारों के हिसाब से बात करता है। वाह। अनिल भाई, जब पहले तो मैं आपको किस्सा बताऊँ, शायद आपको याद नहीं होगा कि मैं ना ऐसे वासीपुर करा बहुत सारी फिल्म के, तो मैं ना आपको पहली बार मिलने आया था, थैंक यू के लिए आपको याद भी नहीं होगा। तो UTV की फिल्म थी, मुझे बोला कि अनिल भाई से मिल लो, और मैं पूरा तैयार व्यार होकर अपना लैपटॉप पर लेके गया। आप मुझे लगा आप नरेशन दोगे, आप मुझे 3.5 मिनट के लिए मिले, हमने कहानी सुना दी, बोलो ओके जा। एंड मैं नीचे आया, मैंने बोला यहाँ मैं ऐसी फिल्में करता था, मुझे 4-5 घंटे, तो मेरे आपने 3 मिनट बोला ये है करके आजा। मुझे आज तक नहीं याद, वो 3.5 के नरेशन मुझे इतने अच्छे से याद थे कि मैं 3.5 मिनट में हमने ख़त्म कर दिया। आपने मेरा नाम पूछा, हाँ क्या करता है, अच्छा कास्टिंग करता है, ठीक है। तब शायद आप कभी कास्टिंग वाले के साथ कभी आपका किसी इंटरेक्शन ऐसा मुझे लगता है हुआ नहीं था। नहीं, इसके पहले यार देखिए, आपके पहले तो कास्टिंग हम लोग ही किया करते थे। हाँ। इसलिए कि हमारे एक जहन में रहता था कि भाई ये हीरो, ये हीरोइन, ये और जो बाकी कैरेक्टर्स होते थे वो हमारे दोस्त यार ही होते थे। हाँ। या वो होते थे जो
ऐसा लगता था कि यार इसको बहुत दिन हो गए आए हुए, बहुत बिल मिला है, तो यार ये रोल इसे देना चाहिए। तो फिर वो देखना पड़ता है कि उस रोल के लायक है कि नहीं, अगर नहीं लायक है तो उसको फिर थोड़ा हम लायक बनाते भी थे। मतलब कुछ अपने लोगों के लिए ही हम लोग ने ऐसे ही किया। उसके बाद जब आपसे मुलाकात हुई और इस तरह, तो फिर ये लगा कि नहीं यार एक स्पेशल जॉब है ये, और ये हमारी बहुत परेशानियों को दूर भी कर देता है, इसलिए कि इतने लोगों से मिलते थे, इतने लोगों से मिलना पड़ता था और बातें करनी पड़ती थी, तो कहीं ना कहीं आपका काम भी जो है थोड़ा सफ़र तो होता था, बिकॉज यू आर मीटिंग विद पीपल। तो आपको उसको मतलब कितना कम 10 मिनट तो देंगे मिलकर, भाई बात करेंगे, तो वो एक टाइम भी बहुत वो होता था। और फिर वो जो सिलेक्शन थी वही हमारे गिने चुने 10, 15, 20 जान पहचान के लोग हैं, उसी में होता था। तो अब एक ये है कि भाई एक ऑडिशन होता है, आपने 50 लोगों की ऑडिशन लिए, उसमें जो आपको 10 बहुत अच्छे लगे वो आपने लिए हैं, उसके बाद फिर हमने शॉर्ट आउट किया है, फिर वो 5 में से 1 लिया है, तो वो काम बेहतरीन होता है, अच्छा होता है। और मैंने आपकी बात नोट करी, आप खुद ही देखते हो, खुद ही नोट बनाते रहते हो, खुद ही इतना इंटरेस्टिंगली फिर आप तनुज के साथ बैठते हो, ये आप ऐसा पूरा अपना। मुझे पर्सनली लगता है कि जो काम आप खुद कर सकते हैं ना, वो दूसरे को मत दीजिए। जो आप नहीं कर सकते वो दीजिए, और उनको दीजिए जिनके ऊपर आपको थोड़ा विश्वास है कि नहीं यार ये काम हो जाएगा। आप एक्टर को कैसे चुनते हो? मतलब मैं आपको जब एक सेकंड में, आप हाउ डू यू जज के, आपने इतने एक्टर्स को देखा जो नया टैलेंट होता है, आप उनमें से क्या खास बात देखते हो कि आप एक सेकंड में समझ में आता है कि अच्छा एक्टर है? हाउ डू यू सी एक्टर? यार एक सेकंड में नहीं समझ में आता, कभी कभी लगता है कि ये करेक्ट होगा। अभी जैसे एक फिल्म के अंदर में एक एक्टर थे, उन्होंने कहा कि नहीं इस रोल के लिए जो है ये लड़के को बुलाते, ये बहुत कमाल एक्टर है, और जो बोल रहे हैं वो एक्टर भी खुद बहुत बड़े हैं। तो मुझे लगा कि इतने अच्छे एक्टर अगर दूसरे एक्टर की तारीफ़ कर रहे हैं तो यार वो अच्छा ही होगा। तो उनको बुला लिया गया आउटडोर में, एंड हम शूटिंग कर रहे थे बाहर। जब उन्होंने पहला शॉट किया तो मुझे लगा नहीं ये नहीं कर पाएगा, तो फिर मैंने कोई और सीन शूट किया, और फिर मैंने उनसे कहा कि ये तो अच्छे नहीं है। अरे बोले हाँ पता नहीं क्या हो गया इसको यार, तो ऐसा सब चला। फिर वहीं शूटिंग भी करनी थी, बहुत बड़ा शेड्यूल था, और वो वीज़ा प्रॉब्लम और ये प्रॉब्लम। तो फिर वहीं पे एक लड़का मुझे यूनिट के अंदर ही दिखा, और मुझे लगा ये बहुत अच्छा करेगा, और उसको करवाया, और लोगों को बहुत पसंद आया वो। आप नए एक्टर में क्या देखते हो, क्या एडवाइस देते हो? नया टैलेंट जो आज के बॉम्बे में आ रहा है, इतने सालों से आ रहा है, लेकिन अभी एक प्रोसेस है। मेरे को लगता है कि एक्टिंग ना करें, वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। कि भाई जहाँ मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा, मुझे कई एक्टर्स मैंने देखे हैं जो ज़्यादा एक्टिंग करते हैं, तो मुझे ज़्यादा एक्टिंग से बहुत डर भी लगता है, और मुझे थोड़ा जो नॉन परफॉर्म करते हैं ना, उनसे मतलब उनसे काम करवाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। मुझे ऐसा लगता है क्योंकि एक्टर जो है वो रियल करे, अच्छी तरह से करे, और मुझे नहीं लगता है कि बहुत कोई मुश्किल चीज़ है। अगर अच्छे एक्टर हैं, आपने कुछ प्रिपरेशन किया है और आप तैयारी करके आए हैं, तो मुझे लगता है कि यार अच्छा काम कर सकते हैं आप। नहीं, ये बहुत बड़ा डिबेट चलता है जब भी मैं कास्टिंग करता हूँ ना, ये कमर्शियल एक्टर है या आर्ट एक्टर है, वो डिफरेंस फिर आपने नज़र में क्या आता है? आपने सब लोगों के साथ, आपने नाना पाटेकर के साथ ऐसी ऐसी फिल्में करी हैं फुल, लेकिन अब मुझे समझ में आता है एक्टर होता है, ये कमर्शियल आर्ट का आप इस एक्टिंग को कैसे देखते हो? नहीं, मैं ऐसे नहीं देखता हूँ। मुझे लगता है कि भाई ये कैरेक्टर है, और इसके लिए ये एक्टर बहुत अच्छा लग रहा है, वेदर वो कमर्शियल फिल्मों में काम किया हो, वेदर उसने आर्ट टाइप की फिल्मों में काम किया हो। तो जैसे भी नाना जी के बारे में, कि नाना जी तो खैर बहुत ही बड़े लेवल के एक्टर हैं, बट जब मैंने डिसाइड किया कि इन्हें मैं वेलकम में लूँगा, तो काफ़ी लोगों को ऐसा लग रहा था, मेरे अपने लोगों को भी, कि यार रंजीत भाई नाना जी तो बहुत बड़े एक्टर है, लेकिन क्या ये कॉमेडी? मैंने बोला यार वो बहुत बड़े एक्टर है शुरू में। हाँ, क्योंकि वो रोल कुछ इस तरह का था ना, उनके जहन में ये था कि भाई इस तरह की कॉमेडी होगी। बट मुझे हमेशा से लगता था कि अगर वो कॉमेडी करेंगे तो बहुत एक्टर्स को बता पाएंगे कि एक्चुअली व्हाट इज़ कॉमेडी, क्योंकि उन्होंने कुछ भी ओवर नहीं किया, बहुत ज़्यादा सटल, लेकिन उनकी कॉमेडी का इतना खूबसूरत टाइम है, और ऐसा करते हैं वो। तो वो वेलकम में आप देखिए, उन्होंने जिस तरह छोटी छोटी चीज़ें की है और क्या किया है उन्होंने, तो वो दो बिल्कुल मुख्तलिफ बहुत ही डिफरेंट कैरेक्टर्स हैं। एक मजनू भाई का बहुत लावड़ा पूरा उनका, जैसे अनिल जी का, एंड एक तरफ नाना जी, तो वो दोनों ने एक दूसरे को तो मुझे वो भी लगा था कि मैंने नाना जी को बोला कि सर आप जो गुस्से में आते हो तो फिर जो सर्वर पिटते उसके बदले कुछ और करना चाहिए, क्या करें? तो बोले बता तू। तो फिर मुझे लगा कि जब भी उनको गुस्सा आता है तो अपने आप को ही बोलते हैं कंट्रोल उदय, कंट्रोल। तो वो बहुत अलग लगा, बहुत नया लगा, बहुत कमाल था। तो आपके कहने का मतलब कि कुछ कमर्शियल एक्टिंग नहीं होता है ऐसा? नहीं, मुझे लगता है एक्टिंग होती है। थैंक गॉड आपने क्लियर कर दिया, मैं लोगों से बोल के थक गया कि ऐसा कुछ नहीं होता। होती है। और आपने भी कुछ फिल्मों के अंदर जो एक्टर्स लेके आए हैं वो कितने खूबसूरत एक्टर हैं यार। और आज जैसे नवाज़ भाई ने उस तरह की फिल्में भी की, और जो कमर्शियल फिल्में की उसमें कुछ
मतलब इतने खूबसूरत, इतने अच्छे लगे हैं वो। फॉर एग्जांपल वो एक फिल्म में बहुत बड़ा रोल नहीं था, जो सलमान भाई की फिल्म थी जिसमें विलन थे, तो मतलब वो जितना भी काम था उनका ऐसे ही हम देखते रहे यार कितना अच्छा है। तो मुझे लगता है एक्टर खुद बहुत अच्छा हो सकता है, बुरा हो सकता है, उससे जो लोग काम ले रहे हैं वो अच्छा करवा सकते हैं, बुरा करवा सकते हैं, बट या कमर्शियल और ऐसा। क्योंकि मैंने आपसे इसलिए सवाल पूछा क्योंकि मुझे जब मैसेजेस, ईमेल, फोटोग्राफ लिखा हुआ था सर मैं कमर्शियल एक्टर, तो मैं वो कमर्शियल बच्चे भी एक्टिंग जो अच्छी आर्ट कर। में करे वो दे आर यू ऑल्सो कमर्शियल ना, वो भी पैसे तो लेंगे ना। हाँ फिर तो ये आपने अच्छा, ग्लैड आपने ये, क्योंकि आपसे ज़्यादा ये एक्टिंग के बारे में कौन जानता होगा कि आपने सबके साथ काम किया और एक्टर के साथ काम किया आपने, कोई कमर्शियल एक्टर नहीं, के। मुझे लगता है कि एक्टर अच्छा ही हो और उसका क्या फिल्में उसने की उससे उसका वास्ता नहीं है। अगर मैं आपको बोलूं कि कभी आप लाइफ में बिल्कुल कंप्लीटली न्यू कमर के साथ फिल्म बनाओगे, क्योंकि आप, मुझे लगता है देखिए, जो मुझे तो कई मरतबा दिल चाहता है इस तरह का काम करने का। मेरे अपने जो लोग हैं जो मुझे बड़ा मोहब्बत भी करते हैं, प्यार भी करते हैं, वो मुझे अक्सर रोकते हैं कि क्योंकि उनको एक मेरी चीज़ पता है कि मैं थोड़ा छोटा नहीं सोच पाऊँगा। मैं अगर न्यू कमर के साथ भी फिल्म बनाऊँगा तो शायद उसका बजट जो है ना वो एक, बिकॉज मुझे लार्ज इन द लाइफ फिल्में बनाना पसंद है। मुझे जो सबसे बेहतरीन लेंस लगता है वो 16 है और उसके बाद अभी और छोटा गया 9, 8। तो मुझे पिक्चर हमेशा बड़ी नज़र आती है। मैं हमेशा ऐसी स्क्रीन पर बड़ी फिल्म जो है ना, वो मैंने जब एक बार किसी को नरेट भी करना शुरू किया तो पिक्चर स्टार्ट ऐसे होती है, तो उन्होंने पूछा सर 70 mm में? मैंने बोला नहीं सर, ये सिनेमास्कोप है, लेकिन आप पिक्चर लिखी इतनी खूबसूरत है कि ये 70 mm नज़र आएगी। तो मस्ती मजाक हमारे एक्टरों के साथ कभी चलता रहता है। तो मुझे लगता है कि मैं करना भी चाहूँगा, लेकिन वो जब जाके ये सारे कैलकुलेशन होते हैं और जहाँ बजट की प्रॉब्लम आती है कि यार इस तरह की फिल्म बनानी तो इतना ही बजट मिलेगा, वो एक जो चीज़ है वो थोड़ा थोड़ा रोकती है मुझे। पर आप अगर ऐसा मौका मिले तो बहुत मज़ा आएगा मुझे, बहुत मज़ा आएगा। अभी बात करते हैं भूल भुलैया की। बैक टू बैक एक्सपीरियंस जो आपका चल रहा है कार्तिक के साथ और भी कमाल का, वही कैसा चल रहा है? हाँ ये फिल्म बड़ी, मुझे लगता है कि आप लोगों को फिल्म जब देखेंगे तो अच्छी लगेगी। बड़ी मेहनत की है, बड़ा खूबसूरत काम किया है। मेहनत तो खैर सभी करते हैं, उससे कोई मतलब ही नहीं, लेकिन हाँ एक लगन भी है, एक ईमानदारी भी है, एक जुनून के साथ फिल्म बनाई है और खूबसूरत कहानी है और अच्छे कैरेक्टर्स हैं, बहुत खूबसूरत डायलॉग्स हैं, म्यूज़िक है, ग्रैंडर है, हर वो चीज़ है जो एक अच्छी फिल्म में लोग देखना चाहते हैं। और भूल भुलैया 2 के मुकाबले में काफ़ी और बड़ी फिल्म है। तो आई थिंक पीपल विल गोइंग टू लाइक दिस पिक्चर। एंड यूर कार्तिक बैक टू बैक अलग एक नया एक्सपीरियंस मुझे था कार्तिक, क्योंकि कार्तिक अभी आज के इजी पर्सन एंड आई थिंक इज अ डायरेक्टर्स एक्टर। अगर उसे पता है, एक ट्यूनिंग है आपकी, तो आप उससे बहुत खूबसूरत काम भी निकाल सकते हैं। एंड बहुत ज़्यादा मेहनती इंसान है, वो लगा रहता है अपने एक पिक्चर के अंदर, तो बड़े प्लस पॉइंट है। कॉमेडी कर सकता है, बाकी सब कर सकता है, तो गुड एक्टर। मैं आज तक किसी से नहीं मिला हूँ जिन्होंने राज कपूर साहब को असिस्ट किया। जी, आई थिंक आपसे, जी। आपको कुछ मेमोरी याद है उनके साथ, क्या क्या इतने साल रहे, ऐसा कुछ स्पेशल? अब मुझे लगता है अगर मैं बुक लिखने बैठूँ तो वो मतलब 2-3 हज़ार पन्नों में मैं बुक लिख सकता हूँ। बहुत सारी मेमोरीज़ हैं। राज साहब जो फिल्मों में खैर एक्टिंग करते थे वो बिल्कुल अलग एक पर्सनैलिटी थे। राजू, भोला भाला, सिंपल, बट बहुत ही टेरर था उनका। एंड रियली? या राज साहब वाज मतलब, तो मतलब वो उनसे मतलब कब क्या होगा वही नहीं पता होता था। तो एक इज्जत भी उतनी थी कि हर देख ही रहे, गाँव में भी थे एंड थोड़े शॉर्ट टर्म भी थे फिल्म को लेकर। उसके अलावा जब एडिटिंग करते थे तो वो शराब छोड़ देते थे एंड सिगरेट छोड़ देते थे। तो अब ये 2 चीज़ें एडिटिंग के टाइम पे? हाँ, जब तक फिल्म एडिट होगी, चाहे वो 1 महीना हो, 2 महीना हो, 10 महीना हो, तो जिस दिन स्टार्ट किया उस दिन ये दोनों चीज़ें उन्होंने छोड़ दी। और दोनों चीज़ों से बहुत प्यार था उनको, तो लगता था कि अब तो वो एक इरिटेशन लेवल भी जो है ना वो उस कदर होता था कि आप मतलब बस नाखून जितनी खाली गलती कीजिए और उसके बाद फिर आप अपनी दशा देखिए क्या होगी। तो एक दिन ऐसा भी हुआ था सेट पे कि भाई राज साहब जो है, हमारी फिल्म की जो शूटिंग होती थी 3 शॉट, 4 शॉट, 5 शॉट ले लिए, बहुत बड़ी बात है। लेकिन एक दिन पता नहीं किस मूड में थे, उन्होंने शायद 15, 16, 17 शॉट ले लिए थे और सब बहुत खुश थे। तो उस खुशी के अंदर पार्टी भी थी। तो बोले राज साहब ने कि यार आज तो कमाल हो गया आज तो ये सब, एंड एक काम करते हैं आज रात को पार्टी है। और कुछ शाम को 7 या 8 बजे 9 बजे पैकअप होना था और मुझे एहसास हुआ कि यार ये ड्रेस तो रॉन्ग दे दी हम लोगों ने कुलभूषण खरबंदा को। तो फिर मैंने दूसरे असिस्टेंट से पूछा, आई वॉज अ 7th असिस्टेंट, आई यूज्ड टू गिव क्लैप, तो उसको बताया। तो
तो उसकी हंसी गायब हो गई। फिर उसने धीरे 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 तो वो 6-7 जो असिस्टेंट हैं उन सबको पता लग गया कि ये कॉस्ट्यूम रॉन्ग दे दिया है। तो बाकी सेट पे सब हंस रहे हैं और वो 7 लोग जो है, जिनको पता था। हाँ, तो अब 7 में देंगे सर जाके बताओ तो सही, बताओ सर, कौन बताए उनको। तो उनके जो चीफ असिस्टेंट हमारे हुआ करते थे मिस्टर कलाचंद्र, तो उनको बोला कि सर बता दीजिए, नहीं तो ये शायद मार ही डालेंगे हम लोगों को। तो बोले ठीक है। तो ये बताने के लिए ऐसे आगे जा रहे थे और बाकी हम 6 असिस्टेंट धीरे धीरे पीछे जा रहे थे गेट की तरफ। 1 नंबर में शूटिंग थी आरके में और साहब बहुत शमूर में थे, ऐसे चाय बोलता, हाँ बोलो कला, ऐसा सुन रहे थे, हाँ बताओ। कला ने कुछ काम नहीं बोला, हंस रहे थे और ऐसा देखा और उन्होंने बोला कहाँ है असिस्टेंट। और फिर हम जो भागे हैं 6 के 6 और उस रोज़ सेट पे कुछ 14, 15, 20 एक्टर्स थे, तो हम लोग भाग गए। तो कोई कहीं जाके छुपा हुआ है, मैं जाके कॉस्ट्यूम, एक बहुत बड़ा उनका रूम था कॉस्ट्यूम का, जहाँ हर फिल्म की जितनी फिल्में बनाई सबके कॉस्ट्यूम थे, वहाँ जाके छुपे हुए थे। ये सब तब चला, लेकिन मैसेज ये दिया है कि भाई अभी साहब ने बुलाया है और जो आज नहीं आएगा तो उसको कल से आके आने की ज़रूरत है नहीं। तो वो तो खैर जाना मजबूरी थी, तो वो सब एक एक करके जमा होते गए वहाँ पर सेट के बाहर और फिर एक साथ हम लोग अंदर गए और उन्होंने जो करना था वो किया है। तो चलो वो तो हो गया है जितना करना है। बोले शाम को पार्टी कैंसिल नहीं हो रही है तो आप लोग आइए। तो अब वो जो टेंशन थी, तो हाँ, तो बहुत सारे किस्से हैं। एक बार मुझे उन्होंने कहा कि ये जो नदी है इसके ऊपर वो एक मशीन थी कुछ उसकी जिससे फॉग जो है जमा होता है, वो दे दी उन्होंने कि भाई तुम जाके करो, क्योंकि और बाकी लोग कर नहीं पा रहे थे बराबर। तो मुझे बोला नहीं तुम जाके करो। तो मैंने जाके किया तो वो बहुत नोज़ल जो उसका होता है ना, बहुत कुछ ठंडा था, मुझे उतना अंदाज़ा था नहीं। तो मैंने जब पकड़ा तो वो चिपक गया मेरा हाथ उससे और मेरा हाथ ऐसे ठाड़ा था नीचे, उसमें क्या नाम कहते हैं पत्थरों पे लग गया। तो मैंने ऐसे जब देखा तो इसमें थोड़ा ऐसा ब्लड निकल रहा था। तो मैं आया और ऋषि कपूर साहब जो हैं उनके एक मेकअप मैन थे, उन्होंने बोला अरे, तो उन्होंने क्या किया, यहाँ से लेके, अच्छा मैं ऐसा था तो खून यहाँ तक बह रहा था, तो नहीं यहाँ से लेके यहाँ तक का मुझे पट्टी बांध दी। तो राज साहब ने क्या हुआ, मैंने बोला नहीं सर वो थोड़ा था, ये भी नहीं आता तुमको, ऐसा पता जो भी चिकना चिल्लाना था, ठीक है। अब उसके बाद जब सुबह मैंने खोला बोला देखा कि चोट तो मेरे सिर्फ इतनी लगी है, बाकी हाथ ठीक है। तो मुझे बोला कि लोगों ने कि भाई जो मेरे असिस्टेंट के, भाई ये पूरी पट्टी बांधना, अगर साहब को ये मालूम पड़ा तो वो आपको बोलेंगे कि अच्छा तो ये मतलब अपनी इतनी बड़ी पट्टी क्या बांधने के लिए, क्या साबित करने के लिए। तो मुझे कुछ नहीं हुआ था, लेकिन मैंने 15 दिन यहाँ से यहाँ तक पट्टी बांधी हुई थी। इतना डर है। आई थिंक वो सब सिखाता भी तो बहुत है। या राज साहब के यहाँ पर मतलब क्या है, वो कहते हैं ना कि मैं इसी स्कूल से आया हूँ, उस स्कूल से आया हूँ। तो राज साहब बहुत यूनिवर्सिटी, तो हम लोग तो यूनिवर्सिटी से आए हैं। अनीस भाई, हमारा जो अगला सेगमेंट है उसका नाम है यादों का पिटारा, क्योंकि आपकी लाइफ में इतना बड़ा करियर है, आपकी इतनी सारी यादें होंगी, थोड़ी सी आप हमारे साथ शेयर कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा अगला सेगमेंट यादों का पिटारा। या अजय के साथ ये वी वर इन स्विट्ज़रलैंड, ये फिल्म रिलीज़ नहीं हो पाई, नाम बेनाम, ये फिल्म रिलीज़ नहीं हो पाई। एक ये एक्शन थ्रिलर मैंने बनाया था, बट ये हाँ ये बड़ी खूबसूरत फिल्म थी और ये स्क्रिप्ट कंप्लीट है। अगर ये फिल्म बनती है या रिलीज़ होती है किसी तरह कुछ है, वरना ये बड़ी खूबसूरत स्क्रिप्ट मेरे पास है एक। करेक्ट। आपको याद है स्वर्ग, डेविड, राजेश खन्ना साहब, मैं, ये वो वक्त था जब मैं राजेश खन्ना साहब को मैंने सुनाई थी पिक्चर, और वो 1.5 साल मैंने और कोई काम नहीं किया था। एवरी इवनिंग मैं और काका जी जो है हम बैठते थे इनके ऑफिस में और मैं सुबह 5 बजे निकलता था डेली। 1.5 साल। मुझे लोग कहते थे कि वो हैं राजेश खन्ना, उन्होंने ज़िंदगी में बहुत कुछ कर लिया है, बहुत कुछ कमा लिया है, बहुत कुछ सब कर लिया है, तुम जो है कुछ काम क्यों नहीं कर रहे हो। तो मैंने बोला यार काम तो मैं करता रहूँगा, लेकिन इस इंसान के साथ बैठना और सीखना और समझना, ये शायद मौका मुझे कभी नहीं मिलेगा। ऐसे मुझे मौके कई 3-4 लोगों के साथ मिले। एक फ़िल्म आई वॉज राइटिंग विद दिलीप साहब, तो मैं दिलीप साहब के साथ काफ़ी बैठा हूँ उनके घर में, मैं और दिलीप साहब। तो वो राज साहब के साथ रहा हूँ, राजकुमार साहब के साथ काफ़ी वक्त बिताया है मैंने। तो मतलब ये सपने हैं हम लोगों के लिए, हाँ, तो ये जो वक्त गुजारा है, मैं आपको बताऊं कि शायद इनके साथ गुजारा हुआ 5 दिन जो है, मुझे लगता है कि अगर मैं सीखने, समझने और पढ़ने और लिखने और देखने की कोशिश करता, तो वो मुझे लगता है 5 साल से भी मुझे वो बातें नहीं पता लगती जो ये लोग हैं। दे आर मतलब हमेशा से बड़े लोग हैं, इनकी कुछ अलग बातें। मुझे लगता है किसी उस्ताद के साथ 1 घंटा रहना और बाकी आप सीखने के लिए 5 साल लगे हुए हैं, इट इज़ इक्वल।
पता नहीं कब वो क्या बात करेगा और वो आपकी ज़िंदगी कितने काम आएगी। तो आई एम वेरी फॉर्चुनेट एक्चुअली कि मुझे काका जी के साथ बैठने और मिलने का और इस तरह दोस्ती, मैं मतलब ये कह सकता हूँ कि काका जी को ऐसा लगता था मुझे कि हम दो दोस्त बैठे हैं और रात को शाम को 5-6 बजे से लेके सुबह 5 बजे तक सिर्फ बातें करते थे। ये फोटो आपको याद है? माय गॉड, प्रेम रो, ये अरे यार ये कहाँ से मिल गया आपको? ये राज साहब हैं, ये सुरेश भट्ट जी हैं हमारे डांस मास्टर, ऋषि कपूर साहब, राधू कर्माकर, वन ऑफ दी बेस्ट, मतलब इनसे अच्छी फोटोग्राफी क्या, मतलब ही वॉज अ ग्रेट मैन। पीछे ये जो हैं ये हैं हमारे कला जी, हमारे चीफ असिस्टेंट, ये हमारा राज साहब का बॉय है प्रेम। अच्छा, ये जो टोपी में हूँ ये मैं हूँ। How nice. या ये आई थिंक 78-79 की बात है। ये सब मैं तो ये मेरे सपने में सोचता हूँ कैसा वक्त होता होगा, आपने वो वक्त ये पूना में हम अपने लोनी में बहुत बड़ा गांव लगाया था, साहब जो है उनका बहुत बड़ा फार्म था लोनी में, तो ये लोनी में पूरा गांव बसाया था हमने। और यहाँ काफ़ी पिक्चर हमारी, क्लाइमैक्स हमने यहाँ किया था, गाने हमने ये किया थे। ये गाना चल रहा है हमारा, जब कुछ नहीं है भाता जब रोग ये लग जाता, मैं हूँ प्रेम रोगी। ये याद है? बहुत ख़राब फोटो है मेरी। ये चिंपू है। खराब फोटो है, इतनी अच्छी फोटो है। अरे ठीक है, मेरे बाल देखिए, मतलब क्या ऐसे ही था मैं, हाँ स्टाइलिश तो थे, ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं कि ऐसे नहीं कुछ पता ही नहीं था। ये कब का है, याद है कुछ? यही वही सेट पे वो जो सीन वीन चल रहा है हमारा, हम लोग मार्ग पे खड़े हुए हैं एक्चुअली, ये किसी के मार्ग पे, तो चिंपू हमारे साथ असिस्टेंट था एंड हम 6-7 असिस्टेंट थे, मेरे से सीनियर था चिंपू। जब मैं जाता हूँ आर के तो मैं बहुत इमोशनल हो जाता हूँ, इसलिए कि वहाँ पे बहुत ज़िंदगी का बहुत बेहतरीन 4 साल जो है वहाँ पे गुजरा है और वो जगह अपनी जैसी लगती है, वहाँ की कैंटीन, वहाँ का सेट, वहाँ का हर चीज़, तो वो मैं ज़िंदगी में कभी भूल नहीं सकता वो 3-4 साल। जी आपको याद है? आई थिंक दिस इज़ रेडी, हाँ ये रेडी फिल्म का है मेरे ख्याल से। तो ये सलमान भाई हैं और मैं हूँ, मेरे असिस्टेंट है इशरत, काफ़ी लोग हैं एंड कुछ मस्ती मजाक चल रही है। कुछ सीन की बात तो नहीं कर रहे हैं हम लोग। ये हाँ ये बहुत रिसेंटली, ये अभी जब मैंने फिल्म स्टार्ट की उसके कुछ हफ्ते 10 दिन पहले अपनी टांग मैंने तुड़वा ली थी और ये पूरे व्हील चेयर पर हूँ और ये पूरा अपना प्लास्टर लगा हुआ है आफ्टर सर्जरी एंड दिस इज़ द फर्स्ट डे शूटिंग ऑफ भूल-भुलैया 3। तो ये बड़ा स्पेशल पिक्चर रही इसलिए कि इसमें आधी फिल्म जो है मैंने व्हील चेयर पर गुजारी, उसके बाद फिर मैं क्लचेस पे था, लोग मस्ती भी करते थे, मेरी एक टांग निकली है, हॉकी का बहुत बड़ा खिलाड़ी था मैंने लिखा था ये मस्ती, और बहुत मतलब आखिर में जाके मैं अपने पैरों पे ये कह सकता हूँ कि खड़ा हुआ, और इस फिल्म में पैरों पे खड़ा हुआ हूँ मैं। इस पिक्चर में यार में खड़ा हो गया आप। ये याद है आपको? हाँ ये मुझे लगता है एक फिल्म बनाई थी मैंने कुछ और, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है, बट ये शायद स्विट्ज़रलैंड या न्यूजीलैंड की फिल्म है एंड आई एम विद अर्जुन कपूर। ये याद नहीं, एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा मुझे कहाँ की फ़ोटो है और क्या है। ये याद है? यस, स्वर्ग। मैं नरेट कर रहा हूँ उसको, जूही को, जूही के साथ काफ़ी काम किया मैंने। स्वर्ग की बहुत बड़ी अच्छी फिल्म थी, मैंने एक प्रतिबंध की थी, प्रतिबंध में बहुत अच्छा काम था, उसने काफ़ी बड़ी हिट फिल्म हुई थी। उसके बाद मैंने एक फिल्म उनकी लिखी थी बोल रहा था बोल में बहुत कमाल था, डेविड साहब ऐसे दिखाई देते थे, ये देखिए। एंड ये फिल्म बहुत स्पेशल फिल्म थी बिकॉज ये पहली फिल्म थी जिसमें मैं स्टोरी, स्क्रीन प्ले, डायलॉग लिख रहा था और नाम भी आ रहा था मेरा, वरना इसके पहले जो फिल्में लिखी थी उसमें नाम नहीं था मेरा। घोस्ट राइटर। आपको उस वक्त दुख होता था घोस्ट राइटर के नाम नहीं, से? मुझे कभी किसी चीज़ के लिए दुख नहीं हुआ। मैंने जब जो काम किया, मुझे लगता है उस वक्त मुझे पैसों की ज़रूरत थी और जो राइटर्स थे उनके साथ एकदम करेक्ट डील थी कि आप ये लिखिए, आपको ये पैसा दिया जाएगा, आपको नाम नहीं दिया जाएगा, तो बहुत क्लियरिटी थी। तो उस वक्त मुझे पैसों की ज़रूरत थी और मैंने लिखा, और वो कहीं ना कहीं मेरी चीज़ें काम भी आई लिखने से। मुझे लगता है कि लिखा हुआ कभी ख़राब नहीं होता, क्योंकि जब वो फिल्में रिलीज़ हुई और जब मैंने जाके फिल्में देखी तो मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा कि भले मेरा नाम नहीं, लेकिन हाँ मैं लिख सकता हूँ, लोग मेरे डायलॉग पर हंस रहे हैं, मेरे डायलॉग्स पे रो रहे हैं, मैंने जो कंसीव किया है वो अच्छा है, तो एक ये विश्वास ही बढ़ता है। बेसिकली आप अपना वो ग्रो ही कर रहे थे अंदर, ग्रो ही कर रहे हैं, तो शायद वो ग्रो करने में थोड़े पैसे भी मिल गए, तो कोई कंप्लेन नहीं, कुछ नहीं, बहुत अच्छा रहा। ये भूल-भुलैया 2, ये कार्तिक और मैं, ये कुछ मैं बता रहा हूँ सीन के बारे में, कुछ एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि भाई
क्या करना है, कैसे करना है। क्या बात है। थैंक यू नील भाई। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया Thank सर, you very, very, बहुत very मज़ा much. आया मुझे- और अच्छी बातें हुई। थैंक यू वेरी मच सर। आपको जितना भी थैंक यू बोलो हमेशा कम रहता है, क्योंकि आपसे इतना कुछ सीखने को मिला है, आपके साथ इतना कुछ सीखता हूँ, कैसे एंटरटेन किया जाता है लोगों को, कैसे स्क्रीन पे लिखा जाता है। थैंक यू वेरी मच फॉर आपने इतनी लंबी जर्नी हमारे साथ शेयर करी। लेकिन जाते जाते एक बहुत कमाल का हमने काम किया। हमने आपकी एक सुंदर सी पिक्चर ली है और उसको और भी सुंदर स्केच में कन्वर्ट किया है यूजिंग सैमसंग गैलेक्सी टैब S10 अल्ट्रा पोर्ट्रेट स्टूडियो फीचर। मुझे लगता है कि ये पिक्चर अब और भी सुंदर हो जाएगी अगर आप इस पिक्चर पर अपने सिग्नेचर कर दें। मेमोरी के लिए बस आपके साथ एक पिक्चर ले लेता हूँ। जी बिल्कुल।